नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं। जो कुर्सी की कहानी चल रही है, खेल चल रहा है बिहार में, उसको लेकर के। जब से नीतीश कुमार ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का इस्तीफा लिया, खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए, तब से आप देख रहे होंगे कि सुर्खियों में उनका नाम हट ही नहीं रहा है। और चर्चा इस बात की चल रही है कि नीतीश कुमार की कुर्सी डोल रही है क्या, नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है क्या बिहार में सरकार गिर सकती है, क्या लालू यादव कोई खेल कर सकते हैं और नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इन सब बातों की चर्चाएं तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी जब नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक बार फिर से इन खबरों ने जोर पकड़ा है। तो आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी लगातार इन खबरों को हवा दे रही है। लगातार बीजेपी के सीनियर लीडर जो बिहार से आते हैं, उनका कहना यह है कि लालू यादव अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर और लंबी रस्सी देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द कुर्सी खाली करें ताकि उनके बेटे की ताजपोशी हो सके। पहले भी ये खबरें आई थी कि लल्लन सिंह जो हैं वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हो गए थे और वो भी ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री के पद पर अब तेजस्वी यादव काबिज हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने कुछ जेडीयू विधायकों से बात भी की थी। हालांकि अब वो इस बात पर इतने नाराज हो गए हैं जब ये खबर मीडिया में चली कि उन्होंने बाकायदा एक लीगल नोटिस कुछ मीडिया हाउसेस को देने की तैयारी कर ली है। लेकिन अचानक जब लालू यादव ने कल रविवार को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अपने घर पर, राबड़ी देवी के घर पर मुलाकात के लिए बुलाया, उसके बाद से इस खबर ने और ज्यादा तेजी पकड़ ली है। क्या वाकई अब कुछ ऐसा होने जा रहा है बिहार में जिसमें नीतीश के हाथ में कुछ रह नहीं गया? सब जानते हैं कि बिहार में वो तीसरे नंबर की पार्टी है। बीजेपी और आरजेडी की ताकत लगभग बराबर है। लेकिन जहां आप महागठबंधन के नंबर जोड़ देते हैं तो लालू यादव उस जादुई आंकड़े के बहुत दूर नहीं है। 243 लोगों की विधायकों की विधानसभा है, 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, और माना जा रहा है कि लालू यादव के पास अपने सहयोगी दलों के साथ मिला लें तो इससे 10-12 नंबर ही कम है, वरना वो बगैर नीतीश कुमार के भी सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये सब कुछ कयासबाजी है या इस पर बिहार में कुछ काम चल भी रहा है? तो पहले आपको हम सुनाते हैं कि बीजेपी की तरफ से किस किस्म से नीतीश कुमार पर हमला बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि लालू यादव अब किसी भी वक्त नीतीश कुमार की कुर्सी गिराने वाले हैं। आरजेडी खास तौर पर नीतीश कुमार के बिहाफ पर कैसे सफाई पेश कर रही है, देखिए। सरकार नीतीश कुमार की है, वो संतरे की तरह है, ऊपर से ठीक ठाक लग रहा है, भीतर से फांक फांक है। नीतीश कुमार जी एक बार तो लल्लन सिंह को हटा करके अपनी लुटिया बचा लिया पार्टी की, लेकिन लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरे तरह से फंस चुके हैं। लालू यादव जी उनके विधायकों को अपने संपर्क में ही नहीं बल्कि किसी भी दिन उनकी सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसको कोई नहीं टाल सकता। कभी गिरिराज सिंह जी ने कुछ कह दिया, कभी सुशील मोदी जी ने कुछ कह दिया, उसी को प्रमाण मान करके वो आगे बढ़ पाते हैं। टोटल पटाक्षेप है, किसी भी चीज़ पर कोई भी स्पेकुलेशन बेमानी है। ये मैंने फिर से दोहराता हूँ, खुद नीतीश जी, निवर्तमान लल्लन सिंह जी और तेजस्वी जी ने परसों साफ करके कह दिया है। ये भविष्यवाणी कर दी थी कि लल्लन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, लल्लन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी, और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व लल्लन सिंह को हटा दिया। देखिए, लल्लन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सब बीजेपी वाले बकवास कर रहे हैं। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है जो नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में ऐतिहासिक काम कर रही है। बिहार की जनता की भलाई के लिए नौकरियों की भरमार है, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो पेट में बीजेपी का दर्द हो रहा है।
बीजेपी जेडीयू की और महागठबंधन सरकार की चिंता ना करे। खरमास के बाद बीजेपी पहले अपना पार्टी संगठन बचा ले, विधायकों को, सांसदों को, यही बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो बीजेपी के अंदर भारी टूट होने वाली है। कितने विधायक और सांसद संपर्क में है ये पता चल जाएगा। तो जितनी कवायद आपने देखा नेताओं के बयानों में सुनाई दे रही है, क्या वैसे ही जमीन पर कुछ हो भी रहा है? कहानी कुर्सी की में आपको अंदर की खबर बताएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका स्वागत है। साथ ही कहानी कुर्सी के हमारे तीनों मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी, राहुल जी बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी स्वागत। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और नया साल बिहार में किसके लिए अच्छा होने जा रहा है और किसके लिए मुश्किल भरा, ये जरा देवेंद्र एक मिनट बता दें, हो क्या रहा है? हलचलें सौरभ बहुत ज़्यादा हैं और जिस प्रकार के बयानबाजी आप देख रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से, उससे इतर जाकर अगर आप देखें तो एक्चुअल ग्राउंड पे, पॉलिटिकल ग्राउंड पे बिहार में जो हैपनिंग है वो बहुत तेज़ी से उसमें आप देख सकते हैं कंपन हो रहा है। किस करवट बैठेगा अभी ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह की बयानबाजियों में ऑल इज़ वेल कही जा रही है बातें, ऐसा है नहीं। और दोनों ही दलों को बखूबी मालूम है, आरजेडी और जेडीयू को, कि दोनों के तरफ क्या क्या चल रहा है। उसमें पहले बात कर लें तो सुशील मोदी जिस बात को आप कह रहे थे उससे अलग जाकर सोचें तो आरजेडी में इस बात को लेके खूब चर्चाएं हैं कि अब ये समय है कि पाला बदल करा के जेडीयू से और कुर्सी अपने पास आ जानी चाहिए। और आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वो भी इस बात पर सहमति दे रहे हैं। बस सवाल ये है कि क्या वो ऐसा करने की स्थिति में हैं, कब करने की स्थिति में हैं, किस तरीके से वो कर सकते हैं। मंशा की बात अगर करें तो मंशा पूरी तरह से उनकी अब बन चुकी है कि तेजस्वी यादव के हाथ में कमान दे देनी चाहिए। और ललन सिंह वाला एपिसोड हो जाने के बाद निश्चित तौर पे उनके इस अभियान को एक तरह से झटका लगा है। अब झटका के बाद वो पांव पीछे खींचकर वेट करते हैं या फिर और जल्द जल्द करने की कुछ कोशिश करते हैं। बस नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी, क्योंकि उनके सामने भी सौरभ ये खतरा जरूर है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा बेताबी अगर दिखाई और जेडीयू आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ चली जाए तो फिर वैसी स्थिति उनके लिए ज़्यादा मुसीबत भरी हो जाएगी। क्योंकि भले ही अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, इतने सारे 14-15 मंत्री हैं आपके पास, सत्ता में दखल है, वो सारी चीज़ें भी छिन जाएंगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सतर्कता के साथ लालू प्रसाद यादव अपना अगला कदम चलेंगे। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि हमारे सोर्सेज जो बताते हैं कि उनकी मंशा बन चुकी है कि अब कुर्सी आरजेडी के हाथ में आनी चाहिए और ये लाजमी भी है। नंबर्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन 114 का नंबर है उनके पास, 122 का जादुई आंकड़ा है, तो समझा जा सकता है कि कितना आसानी के साथ वो अपने आप को मान रहे होंगे। दूसरी समस्या नीतीश कुमार का जो प्रभाव है सत्ता के अंदर, वो क्योंकि इतना ज़्यादा कम हो रहा है, उसकी कई सारी वजह हैं जिस पे हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं, तो उसके चलते उनको और लग रहा है कि अब हाई टाइम है। कुछ शॉकिंग बातें भी देवेंद्र के पास हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि दो बातें आपसे और समझना चाहते हैं देवेंद्र, कि इस मौके पर इतनी बेताबी की लालू यादव या तेजस्वी यादव की क्या वजह है? सामने लोकसभा का चुनाव खड़ा है, अभी क्यों वो नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? और अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो नीतीश कुमार खुद कुर्सी छोड़ दें और कह दें कि आप बन जाइए मेरे समर्थन से, या दूसरा कि वो जेडीयू को तोड़ें, जेडीयू के कुछ साथी जो हैं वो आरजेडी की तरफ आए और समर्थन दें। इन दोनों विकल्पों के अलावा कोई तीसरी बात हो सकती है क्या? और पहले विकल्प की सौरभ अगर बात कर लें तो जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि लालू प्रसाद यादव के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि नीतीश और लालू के बीच उस प्रकार से पुल का काम कर सके और उस मैसेज को प्रभावी तरीके से नीतीश कुमार को समझा सके, सिर्फ कह ना सके बल्कि समझा सके। ललन सिंह के थ्रू सोर्सेज ये बताते हैं कि कोशिश ज़रूर हुई थी, लेकिन आपने देखा कि उस केस में क्या हुआ। दूसरे जो 2-3 बड़े नाम थे, जैसे शिवानंद तिवारी की बात कर लें, तो वो इस काम को करा सकते थे नीतीश कुमार के से लालू प्रसाद यादव की तरफ से। लेकिन जो हमारे सोर्सेज वो बताते हैं कि नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के रिश्ते कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। हालांकि उनकी कल मुलाकात हुई है, शिवानंद तिवारी हॉस्पिटल में है, बिल्कुल ये मिलने गए नीतीश कुमार, बिल्कुल वो देखने गए थे। लेकिन जो विश्वास की बात होती है कि शिवानंद तिवारी के कहने पे नीतीश कुमार कदम उठा लें, वैसा नहीं रहा। इसके अलावा 2 और नामों पर विचार किया गया था, उन दोनों नामों के बारे में भी ये कहा गया कि ये भी वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार को आसानी से समझा दिया जाए। दूसरा विकल्प अब ये बचता है कि जेडीयू को तोड़ करके अपनी सरकार वो बनाए और 1/3 आपको विधायक तोड़ने होंगे। लालू प्रसाद यादव बिहार में तोड़फोड़ की राजनीति इन्होंने ही शुरू की थी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको कोई मुसीबत भी नहीं है, सत्ता है, आप तुरंत से विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर दे सकते हैं, 50 तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो अड़चन है वो ये कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाए, और जैसा कि पहले भी सौरभ मैंने आपको एक दिन कहा था कि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी के साथ आना है
तो महज उसमें 1 घंटे का समय चाहिए, 2 फोन कॉल और वो काम हो जाएगा। और वैसी स्थिति में फिर लालू प्रसाद यादव के लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कहते हैं ना, चौबे गए छब्बे बनने दुबे बन के लौटे, वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि अभी कम से कम आप सरकार में हैं, आपके पास 14-15 मंत्री हैं, वही सतर्कता अभी तक बचा रही है। एक और जो मैंने शुरुआत में से पूछा था, इतनी बेचैनी क्यों लालू कैंप में? जो चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है, सरकार भी चल रही है। सरकार बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रही है। अंदर खाने नीतीश कुमार जिस तरह से हैंडलिंग कर रहे हैं, और बाहर सार्वजनिक तौर पे आपने कई सारी चीजें देखी, जैसे विधानसभा का उदाहरण उठाकर देख लें, और ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन वो हो रहा है। तो अंदर खाने जब उनको ये पता चलता है तो एक तो उससे समझ में आता है कि अगर शासक कमज़ोर है, तो हम सभी जानते हैं कि शुरू से ऐसा रहा है कि फिर बाकी महामंत्री कोशिश करते हैं उसको अबदस्त करके सत्ता दखल कर लेने की। दूसरी चीज़ कि लालू प्रसाद यादव खुद ये चाहते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द करा दिया जाए, ताकि जो किसी पिता के तौर पर आप देखें तो उनकी तो सबसे बड़ी इच्छा भी यही होगी ना कि तेजस्वी को सीएम बना दिया जाए, और वो उनको लग रहा है कि वो मामला बहुत नज़दीक हो सकता है। देखिए, बहुत हर्षवर्धन जी, कहानी तो लगभग खोल दी देवेंद्र ने जो वहां पर चल रहा है। अब सवाल ये कि ये सब कुछ आपको बिल्कुल आंखों के सामने होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या जमीन पर वाकई नीतीश कुमार की कुर्सी डोल रही है? नहीं, नीतीश कुमार की दरअसल कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची है, तो कुर्सी डोलेगी। जमीन एक बराबर रहती है तभी वो स्थिर रह पाती है, और नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन वो पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा संकट है, अभी जो देवेंद्र कह रहे हैं कि कोई मीडिएटर मिले, संकट समझिए बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश को दूसरा कोई मध्यस्थ बना नहीं सकता है। उनके बीच के झगड़े और प्रेम, उसका सबसे बड़ा एक कहें कि दोनों एक साथ तैयार हो जाएं, और पिछले 3 महीने में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो दूरी बढ़ी है वो बड़ी अप्रत्याशित है, कोई वजह नहीं थी उसकी। लेकिन कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार और उनके जो साथ के लोग हैं उनको यह लगता है कि भाई हम ज्यादा सम्मान की स्थिति में थे, और जो सबसे बड़ी चीज थी नीतीश जी की जो एक महत्वाकांक्षा थी कि इस विपक्षी गठजोड़ के वो संयोजक बनते, उसमें लालू जी ने मदद करने को छोड़िए अड़ंगा लगाया है। वो लोग बहुत साफ साफ कहते हैं कि अगर लालू जी चाहते तो लालू प्रसाद यादव एकमात्र नेता है, और चूंकि सबको पता है कि यह फैसला तय होगा तो ये कोई राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं तय होगा, ये फैसला लेने वाली सिर्फ एक नेत्री है, एक महिला है, उनका नाम है सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी को अगर कोई समझा सकता है आज की तारीख में तो लालू प्रसाद यादव हैं, क्योंकि सोनिया जी को भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव हर हाल में भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं, और कांग्रेस के साथ चाहे वो जो स्थिति हो, यहां तक कि राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ दिया था, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ खड़े रहे, नंबर 1। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं और जिसका इशारा अभी देवेंद्र कर रहे हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना यह नीतीश कुमार की इच्छा कतई नहीं, और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को अब नहीं लेना चाहती, एकदम बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई भ्रम की अवस्था नहीं। और यह सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक नेता ने तय किया है, पूरा जो जिसको हम कहते हैं ना कि टॉप लीडरशिप के अलावा जिसको हम संगठन कहते हैं, चाहे आप सरकार कह लें, संघ कह लें, संगठन कह लें, उन सबको यह लगता है कि हमारे लिए इससे उर्वर जमीन नहीं हो सकती जी। लेकिन उनके मन में एक बात जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव कोई तोड़फोड़ करते हैं और उसमें जो विधायक जनता दल यूनाइटेड के वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हैं, वो पहले से भाजपा के साथ रहे, तो वो अगर ये चाहें तो उनको हम कोई रास्ता न दे पाए, उनको हैंड होल्डिंग न कर पाए, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसीलिए अलग अलग तरीके का आप बयान देखेंगे तो बड़ी स्पष्टता से आते हैं, और अगर आप सुशील मोदी का बयान देख लें तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, और यह बात लालू यादव को पता है। शायद यही वजह है कि निर्णय लेने में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला काम करे, वरना विधायक तोड़ना इस वक्त जनता दल यूनाइटेड इतनी वल्नरेबल है कि कोई भी कोशिश करेगा। यहां तो दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे आप अमित शाह की बात कर लें या लालू प्रसाद यादव की बात कर लें। अब मैं दोबारा वो बात कहूंगा तो फिर ललन बाबू जो है वो तो आजकल लीगल नोटिस भेज रहे हैं, कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी ना। अच्छा, तो इस पे दर्जन विधायक वो लेकर के जाना चाहते हैं लालू यादव के पास, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पर तो मैं एक टिप्पणी जरूर कहूंगा, ललन बाबू नोटिस किसको भेजेंगे? अपने कोई कार्ड नोटिस भेजेंगे क्या? क्यों नहीं रुकवा लिए इस्तीफा अपना? कुर्सी से तो निपटा दिए गए ना। अगर इतना ही मीडिया को नोटिस भेजने का शौक है तो अपनी कुर्सी तो बचा लेते। हम कहते हैं मीडिया को ही दिखाने के लिए कर देते, शाम को हम लोगों को चढ़ के कहते कि अरे आप लोग तो 5 दिन से चला रहे थे। जो जो मीडिया ने कहा वो अक्षरशः सत्य हुआ। जहां तक रही विधायक ले जाने की बात, तो ये तो कयास होता है, तो जाने कितनी बार कितने लोग जाते हैं। जब नीतीश जी यहां सरकार बना के और अचानक उनको मन कर गया गाड़ी उठाए और राजभवन की तरफ चल पड़े लालू जी को लेके,
कौन जानता था कि तेजस्वी के साथ वो सरकार बनाने जा रहे जी। हैं? तो ये तो कयास है, लेकिन बात मीडिया की ही सच हुई है, तो पहला नोटिस तो ललन जी को सर्व करना चाहिए। अब कल खबर ये आ गई कि लालू यादव ने स्पीकर को बुला लिया, उनसे बातचीत के लिए उनको घर पर बुलाया। स्पीकर ये कह रहे हैं कि मैं तो नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गया था केवल। अब इतना भी सब लोग जो है कोई कंचे नहीं खेलते ना कि कुछ ना पता चले क्या हो रहा है। राहुल जी, देखिए, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, ये तो बात हम पहले से मानते हैं कि राजनीति में कोई भी किसी के साथ जा सकता है। लेकिन देखिए, अगर नीतीश मजबूरी में बीजेपी के साथ गए तो मुख्यमंत्री पद तो वैसे भी जाएगा, क्योंकि मजबूरी में कोई बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। तो ऐसे में क्या आरजेडी जो है वो ये तोड़फोड़ करेगी, क्या वो जेडीयू को तोड़ेगी, और ऐसे में क्या कांग्रेस जो है वो क्या राष्ट्रीय चुनावों की तरफ या लोकसभा चुनावों की तरफ नहीं देख रही होगी? क्या उसके लिए ये फायदेमंद है कि आरजेडी जो है वो जेडीयू में तोड़ करके वहां पे विधानसभा में चाहे अपनी सरकार बना ले और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन लोकसभा में उसके बाद क्या होगा? लोकसभा में उसके बाद साफ है कि बीजेपी जो है वो इन सबको साफ कर देगी जो बिहार के लोकसभा चुनाव होंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है आरजेडी के लिए भी अगर वो सोच भी रही होगी तो उसके लिए ये कैलकुलेशंस करना ज़रूरी है, और कांग्रेस के लिए भी कैलकुलेशंस करना ज़रूरी होगा कि क्या वो ऐसी तोड़ या ऐसी टूट को समर्थन देगी। क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि अगर आरजेडी जो है वो वामपंथी दल और जो है जो बाकी अलग अलग दल हैं, कांग्रेस है और इंडिपेंडेंट है, इन सब के साथ बनाती है, इनको साथ ले लेती है, तो उसका एक नंबर 114 के आसपास, जैसे कह रहे थे देवेंद्र, तो वो 114 के आसपास पहुंच जाएगा। और उसके बाद अगर वो जेडीयू में टूट होती है तो आराम से सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या ये लोकसभा चुनावों को देखते हुए संभव है या करना चाहिए, ये भी तो दलों के बीच में बातचीत हो रही होगी। और ऐसे में नीतीश जो हैं उनके लिए तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अगर वो ऐसे में बीजेपी की तरफ जो है उन्होंने रुख किया तो वहां पे भी उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने जा रहा है। नहीं, एक चीज की जो मैंने बार बार पूछा भी कि भाई लालू यादव ऐसा क्यों करना चाहेंगे, एक ही वजह जो बड़ी वजह समझ में आती है कि नीतीश कुमार ये मन बना रहे हो कि भाई मैं दूसरी तरफ जा सकता हूं क्या। तो आप ही लोग ने बताया कि ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती, या नीतीश कुमार का कोई मन ऐसा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। बीजेपी भी ऐसा नहीं है कि वो सार्वजनिक तौर पर तो कम से कम यही कह रही है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। तो फिर अचानक ये क्यों? दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि उनको इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जा सकता है। समीर जी, तो इंडिया अलायंस के संयोजक भी बनेंगे, वहां इतनी दूरी भी हो गई है कि सरकार साथ में नहीं चला पा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मुश्किल अभी ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संघ के बिहार के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो उसमें संघ ने उन्हें फीडबैक दिया है कि बिहार के अंदर हमें नीतीश की जरूरत नहीं 2024 के लोकसभा के लिए, और जमीनी स्तर पर हम खुद अपनी दम पर नीतीश और लालू को पटकनी दे सकते हैं। और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये तय मान के चल रही है कि 2024 का चुनाव उन्हें नीतीश और लालू के खिलाफ लड़ना। और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा उसको लेकर उत्साहित नहीं है कि नीतीश किसी भी तरह से 2024 के पहले आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार टेस्ट करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और जिस हिसाब से संगठन ने बिहार के अंदर काम किया भारतीय जनता पार्टी के ने, और संघ का जिस हिसाब से काम है, एक बार देखना चाहते हैं कि इस बार इस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़कर हम अपनी जमीनी स्थिति पहचानना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास जमीनी स्तर से पॉजिटिव खबर आ रही है बिहार को लेकर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है नीतीश को लेने के लिए। लेकिन यह भी चाहिए कि अगर नीतीश कुमार कोशिश करेंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े रिस्क में न जाए, नीतीश के साथ चले जाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव 2024 के पहले ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि वो जेडीयू के अंदर टूट करे या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करे। लालू प्रसाद इस बात को जानते हैं कि नीतीश के पास भाजपा का एक ऑप्शन उपलब्ध है, और हो सकता है कि अगर मैं ज्यादा प्रेशर डालूं तो वो भाजपा की तरफ चले जाए। ऐसी स्थिति में लालू के पास जो लोकसभा सांसद कुछ मिलने वाले होंगे नीतीश के सहयोग से, वह भी चली जाएंगे और राज्य की सत्ता भी चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है 2024 तक ये नीतीश भी जानते हैं और लालू भी जानते हैं कि फिलहाल गठबंधन में बने रहना एक मजबूरी है। और अब जब चुनाव में 90 दिन का भी समय नहीं बचा है, ऐसी स्थिति में वह सरकार गिराकर या जेडीयू को तोड़कर लालू नीतीश कुमार से पंगा लेंगे, मुझे लगता है इसकी संभावना कम है। अभी लालू प्रसाद को भी नीतीश की जरूरत है और नीतीश को भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के खिलाफ लड़ना है, तो उसे भी लालू प्रसाद की जरूरत है। दोनों की मजबूरी दोनों को इकट्ठा करे हुए 2024 के चुनाव के लिए। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद में यह तय होगा कि नीतीश और लालू साथ में रहते हैं या लालू प्रसाद यादव नीतीश की पार्टी में टूट करते हैं, या नीतीश की पार्टी का एक बड़ा विधायक टूटकर आरजेडी के साथ जाता है और 2025 का विधानसभा चुनाव वो साथ में मिलकर लड़ते हैं। ये सब 2024 के परिणामों के बाद कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी कितनी बहुमत से सरकार बनाती है, विपक्ष किस स्थिति में रहता है, और खासतौर से बिहार में जो सीटें हैं 40, वहां पर आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कैसा प्रदर्शन करता है और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती है, उसके हिसाब से ही उसके बाद यह तय बिहार की प्रदेश की राजनीति की रणनीति तय होगी। लोकसभा चुनाव से पहले नहीं। देवेंद्र क्या कहेंगे?
और सौरभ, पहली बात तो एक अपडेट उसमें और समझ लीजिए कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जैसे ये घटना शुरू हुई थी तो एक चार्टर प्लेन भेजा गया और पटना से उनको दिल्ली बुलाया गया था। इसके अलावा इस बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साझा नहीं किया जा सकता, और उससे ये समझ लीजिए कि बीजेपी की रणनीति क्या है। दूसरी चीज़ कि जब ललन सिंह को हटाया गया तो सम्राट चौधरी उसके पहले दिल्ली से जा चुके थे पटना, और सम्राट चौधरी का अगर आप बयान देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि कितना कॉशस बयान है। कहीं भी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी तीखी टिप्पणी नहीं, जबकि हमेशा से वो नीतीश कुमार पे बहुत हमलावर रहते हैं। तीसरी चीज़ कि ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आना चाहें तो बीजेपी को घाटा क्या है। राजनीति ईगो पे नहीं चलती कि अरे एक बार अलग हो गए तो दोबारा आप हमारे साथ नहीं आ सकते। पिछली बार आपने देखा ना, और नीतीश कुमार को अगर बीजेपी में सौरभ आना है तो जितने लोगों के आप बयान देखते हैं या जितनी चर्चाएं देखते हैं, जितनी से बात होती है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ 2 फोन कॉल और नीतीश कुमार के लिए रास्ता खुल जाएगा। उसका पहला बड़ा फायदा बीजेपी को यह होगा कि जो अपोजिशन का इतना बड़ा कैनवास खड़ा किया गया है, नीतीश कुमार उसके धुरी रहे थे, एक बार में ही आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 फिर किधर चला जाएगा और अपोजिशन का मोराल कितना डाउन हो जाएगा। तो ऐसे विन विन सिचुएशन में नीतीश कुमार अगर आना चाहें तो बीजेपी क्यों मना करेगी। बीजेपी को घाटा क्या है उसमें। इतना ज़रूर है कि बीजेपी की तरफ से तोड़फोड़ की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार का जो अभी का सिस्टम है ललन सिंह के हटने के नेताओं के साथ ऑलरेडी बहुत सहज रिश्ते हैं, बहुत नेचुरल रिश्ते हैं, और वो लोग आरजेडी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मानते अपने आप को, उनको ये दिक्कत रहती है। रह गई बात लालू प्रसाद यादव की, तो जैसा कि पहले मैंने आपको कहा था कि लालू प्रसाद यादव का पहला विकल्प यही था कि कोई समझाने वाला हो, और उसमें 3 नामों पर विचार भी किया गया था, जिनमें से एक नाम शिवानंद तिवारी जी का मैंने आपको बताया। इसके अलावा 2 और नाम थे, उन नामों के बारे में भी ये कहा गया कि लेकिन ये लोग भी समझा नहीं सकते। नीतीश कुमार की अपनी स्थिति की सौरभ अगर बात करें तो जिस बात को लेकर पहले कहा जाता था तो ये समझ में आता था कि शायद ये राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसी बातें कही जा रही है, जो कि आरसीपी सिंह कहते थे या अजय लोग कहते थे। लेकिन अब चाहे जेडीयू के नेताओं से आप बात करें, आरजेडी के नेताओं से आप बात करें, या बिहार के टॉप लेवल के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें, वो इन समस्याओं को बता रहे हैं और उदाहरण दे दे के ये बता रहे हैं कि ये समस्या नीतीश कुमार की वाकई गंभीर है। और ये जो बातचीत है सौरभ बहुत ज़्यादा चल रही है, और उसमें कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको सुनकर हैरानी होती है। नीतीश कुमार का पब्लिकली आपने अपीयरेंस कई मामलों में ऐसा देखा होगा, जो पहले के नीतीश कुमार को और अब के नीतीश कुमार को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये तो एकदम 180 डिग्री अपोजिट है। क्यों हो रहा है ये? और पब्लिकली जितनी चीज़ें हो रही है सौरभ, उससे ज़्यादा अंदर खानों की चीज़ें हो रही हैं। 2-3 उदाहरण आप ऐसे हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई कोई समस्या है। आप बात करें मेडिकली उनकी कैपेबिलिटी की, बहुत ज़्यादा। जैसे जेडीयू के एक नेता का ये कहना था, और वो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं, और बहुत दुख के साथ उनका ये कहना था कि कई बार तो उनको हम नेताओं को पहचानने में भी दिक्कत हो जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी चिंताजनक बात है अगर ये सही है, और जेडीयू के नेता कह रहे हैं, किसी और मंशा से नहीं कह रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड इस बातचीत को बता रहे हैं, और बहुत दुख के साथ वो बता रहे थे, बहुत चिंता के साथ वो बता रहे थे। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर तो पड़ना ही है ना। इसमें लालू प्रसाद यादव कैसे ये नहीं चाहेंगे कि जल्द से जल्द फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं तो इसमें तो फिर लालू को ये भी डर हो सकता है, अगर ये बात सही है तो, कि भाई किसी की ऐसी अवस्था का कोई दूसरा भी तो फायदा उठा सकता है, आपका पॉलिटिकल राइवल। बिल्कुल, बहुत ज्यादा चिंता। और अब जो जेडीयू में जो कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे नीतीश कुमार के साथ, जो उनके भरोसेमंद लोग हैं, वो सब वैसे हैं जो कि आरजेडी के साथ रिश्ते को बहुत अच्छा नहीं मानते। और कहा यह जाता है कि इन नेताओं की चिंता यही थी कि क्योंकि ललन सिंह के आरजेडी के साथ इक्वेशन बहुत अच्छे हैं, और ऐसे में कुछ अचानक से कराना हो तो ललन सिंह बहुत आसानी के साथ कर देंगे और नीतीश कुमार जी को हवा भी नहीं लगेगा। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सबसे बड़ा फायदा उनको ये लग रहा है कि अब कमांडिंग पोजीशन में हम लोग आ चुके हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों से सौरभ बात करें तो आपको बताएंगे, और मैं टॉप लेवल के प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, डीएम या कमिश्नर उस लेवल की नहीं, उन अधिकारियों से आप बात करें तो आपको बताएंगे कि मीटिंग में जो मीटिंग होती है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें नीतीश कुमार के जो रिफ्लेक्सेस थे वो पहले की तुलना में कितने कमज़ोर हो गए हैं। 3 अधिकारियों का ये कहना था कि पहले नीतीश जी एक पेज देखते थे तो बहुत आसानी के साथ पूरा समझ जाते थे कि आगे इसमें क्या होने वाला है, इतने शार्प ब्रेन के थे, बहुत कुशल प्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्ति रहे हैं। अब उनका यह कहना था कि ऐसा होता है कि एक एक पन्ना अगर पढ़ना हो तो मुख्यमंत्री महोदय को आधे घंटे लग जा रहे हैं, 40 मिनट लग जाता है समझने में। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि समस्या किस प्रकार से आगे जा रहा है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बोला कि अगर अपने करीबी नेताओं को कभी पहचाने में दिक्कत हो, प्रशासनिक तौर पे इस प्रकार की समस्या हो,
आरजेडी के एक बहुत बड़े सोर्स का ये कहना था, और वो जॉर्ज फर्नांडिस से इनकी स्थिति की तुलना करके वो बता रहे थे कि समस्या कुछ वैसी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कम से कम इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ में आ रहा है कि कुछ समस्या है, और उस समस्या का राजनीतिक असर ना पड़े, ये कैसे संभव है?